दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय राजनीति की भी गजब की फितरत है। यहां पर धोखा आप देंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को झटका दिया था, उसके बाद शरद यादव को झटका दिया, उसके बाद लालू यादव को झटका दिया। 15 साल से मुख्यमंत्री पद पर हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को लेकर गाहे बगाहे 36 के आंकड़े बार बार रहे हैं, वैचारिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। और जिस पॉलिटिकल पार्टी का साथ है उसने अपने सबसे पुरानी सहयोगी शिवसेना को झटका दिया है, उसने अकाली दल को झटका दिया है और अब उसके निशाने पर जनता दल यूनाइटेड है। क्या जिक्र आज हम बिहार का करने वाले हैं, क्योंकि बिहार की राजनीतिक मिजाज से अगर देश की भीनी भीनी सुगंध भी आपके जहन में आती होगी तो एक बात जहन में रखिएगा, नेताओं के भाषणों से इस देश में अगर नागरिकों का पेट भर जाता तो यूनाइटेड नेशन के इंडेक्स में भारत सबसे हेल्दी कंट्री होता। पॉलिटिकल पार्टीज के चुनावी मैनिफेस्टो को अगर इस देश में लागू कर दिया गया होता तो दुनिया के किसी भी विकसित देश की तुलना में भारत कहीं ज्यादा विकसित हो चुका होता, विकास की सबसे मोटी लकीर यहां पर होती। लेकिन ऐसा इस देश के भीतर में कुछ भी नहीं होता है और चुनाव राजनीति का एक ऐसा चौसर है जिसमें पासा फेंकने किसे आता है और अपने हिसाब से कौन पासे को भी इस रूप में दिखला दे कि दरअसल उसमें बिखरी हुई गोलियां जो हैं वो सब कुछ जनता को अपने अनुकूल लगे। यानी उम्मीद और आस कौन पैदा कर सकता है, धोखा फरेब हर कोई देगा, यह हर कोई जानता है। लेकिन बावजूद इसके बिहार चुनाव अब ऐसी स्थिति में आकर खड़ा हो गया है जहां कुछ घंटों के बाद बिहार में पहले फेज की वोटिंग होगी 71 सीटों पर। उन 71 सीटों के आकलन तो हम कल आपके साथ बैठकर करेंगे, लेकिन मौजूदा वक्त में अभी तक की जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है वो पहली बार है कि बिहार में सबसे ज्यादा युवाओं के सामने सबसे बड़े संकट के तौर पर रोजगार है, एजुकेशन है। लेकिन बिहार के चुनाव के ग्राउंड जीरो पर और कोई शख्स नहीं खड़ा है जो 15 साल से राज्य का मुख्यमंत्री है, उसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव रचा बसा जा रहा है और उस शख्स का नाम है नीतीश कुमार। आपके जहन में यह सवाल होगा, क्या वाकई नीतीश कुमार चुनाव जीत रहे हैं या फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या वाकई बीजेपी नीतीश कुमार को झटका नहीं देगी? आपके जहन में यह भी सवाल होगा कि प्यादे के तौर पर चिराग पासवान को कैसे खड़ा कर दिया गया? आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या वाकई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या फिर जातीय राजनीति खुलकर कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी, विधानसभा की सीट दर सीट, जिले दर जिले चलेगी? आपके जहन में यह भी सवाल होगा, क्या मुस्लिमों ने और दलितों ने कोई गठरी बांध ली है कि इस बार किस दिशा में जाना है? यादव क्या 100% सोच चुका है? अपर कास्ट क्या सोच चुका है? या फिर हर जिले का अलग अलग टकराव जो खास तौर से अपर कास्ट के भीतर में भी होता रहा है, कहीं भूमियार और राजपूत झगड़ा करते नजर आए हैं, कभी यादव और अपर कास्ट में झगड़ा हुआ है, कभी दलित और यादवों में भी झगड़ा हुआ है, कभी दलित और ब्राह्मणों में भी झगड़ा हुआ है। इस जातीय समीकरण के भीतर परिस्थितियों को देखा जाए और इस बार मुस्लिमों को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, यह मान लिया जाए कि बीजेपी ने जो गेम प्लान किया उसमें उसके सहयोगियों को चूना लगना ही था, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इस बार बिखरेगा नहीं, यह हर कोई मानकर चल रहा है। क्या ये सारे सवाल हैं? इन सवालों के अक्स तले 2-3 सवाल और आपके जहन में होंगे। क्या वाकई नीतीश कुमार ने 15 बरस में कुछ किया है? क्या वाकई लोगों के जहन में नीतीश कुमार के 15 साल आते ही लालू यादव के 15 साल याद आने लगते हैं? अगर ये दोनों चीजें याद आती हैं तो फिर लोग कांग्रेस को याद क्यों नहीं कर लेते हैं? कांग्रेस को भूल क्यों गए हैं? जी, बिहार की राजनीतिक फितरत सबसे बड़ी यह है कि 50% लोग यहां पर इलिटरेट भी हैं। 2011 का सेंसस कहता है कि इलिटरेट की तादाद 49.4% है और जो लिटरेट है उनकी तादाद 50.6% है। यह कल्पना के परे है। बिहार देश के उन प्रथम राज्यों में है जहां पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, प्रथम राज्य में है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, प्रथम राज्य में है जहां सबसे कम शहरीकरण हुआ है,
प्रथम राज्य में है जहां पे नेताओं और सरकार चलाने वालों पर जो खर्च होता है उससे कम राजस्व उस सरकार के पास आ सकता है या आता है। कोई व्यवस्था ही नहीं की गई है। तो यह चुनाव जा किधर रहा है और इस चुनाव का मतलब क्या है? इस चुनाव की 3 बातें शुरू में ही समझ लीजिए। जो स्थितियां बन रही है उसमें त्रिशंकु यानी हंग असेंबली की स्थितियां सबसे प्रबल है। इस हंग असेंबली शब्द का मतलब है नीतीश कुमार के खिलाफ हवा बह चुकी है। पहला राउंड यह है। दूसरी स्थिति है बीजेपी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर आगे बढ़ रही है उसमें पहली बार बिहार के भीतर युवा, प्रवासी मजदूर और किसान तीनों के सामने एक सवाल है, क्या वाकई जो एक इकोनॉमी चल रही थी इस देश के भीतर में और बिहार के मजदूर के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते थे, कुछ पैसा भेजते थे, इस बार पैसा नहीं भेजा गया, खुद ही आ गए हैं, तो उनके जहन में क्या सवाल होंगे? क्या वाकई नरेंद्र मोदी उनके नायक हैं या लोकप्रिय होंगे? और तीसरा सवाल, जो लालू यादव जेल में हैं, जिन पर घोटाले का चार्ज लगा, उनके बेटे को क्या वाकई मुख्यमंत्री के तौर पर देखने की स्थिति में जनता आ चुकी है? ये सारे सवालों के बीच हमको लगता है कुछ सिलसिले परिस्थितियों को आज टटोलना शुरू कीजिए और हमको लगता है शुरुआत आज जाति से ही इस बात को लेकर करना चाहिए। बिहार जाति से मुक्त हो नहीं पाएगा, लेकिन उसके साथ 2-3 चीज और जान लीजिए। युवा वोटरों की तादाद बिहार में आज की तारीख में इतनी है, और युवा वोटरों का मतलब क्या है यह भी जानना चाहिए। युवा वोटर का मतलब है जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 39 साल तक है। इस युवा वोटरों की जितनी तादाद है उतने ही वोट 2015 में कुल पड़े थे। अब आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का बेरोजगार युवा, मजदूर युवा, टकटकी लगाए हुए एजुकेशन की दिशा में देखता हुआ युवा, 2 जून की रोटी मयस्सर ना हो पाने के लिए संघर्ष करता हुआ अगर एकजुट हो गया तो जातीय समीकरण बह जाएंगे, क्योंकि उनकी तादाद युवाओं की 3 करोड़ 66 लाख है। जी, 3 करोड़ 66 लाख युवा मौजूदा वक्त में बिहार में है, और यह टोटल जो जनसंख्या वोटरों के तौर पर है वो 7 करोड़ 18 लाख की है। आप कहेंगे बाकी 50% क्यों भूल गए? 2015 में कुल वोटरों की तादाद थी 6 करोड़ 62 लाख। वोट कितने पड़े थे? वोट पड़े थे 3 करोड़ 76 लाख। 3 करोड़ 76 लाख में लालू यादव और नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा वोट मिला था। कितने वोट मिले थे? जनता दल यूनाइटेड को लगभग वोट जो मिले थे और आरजेडी को जो वोट मिले थे, इन दोनों को अगर एक हिसाब से अब जोड़ना शुरू कीजिएगा तब उस हिसाब से चलिएगा कि बीजेपी को तो ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन हम एक सिलसिले पर आते हैं। 64,16,414 वोट जेडीयू को मिले थे, आरजेडी को मिले थे 59,95,509। दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो तकरीबन 130-32 करोड़ यानी 1 करोड़ 32 लाख वोट जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को मिले थे। बीजेपी को 93 लाख वोट मिले थे, इन दोनों की तुलना में ज्यादा है। कांग्रेस को 25 लाख के लगभग वोट मिले थे, इन तीनों की तुलना में कम है। एलजेपी को सिर्फ 18 लाख वोट मिले थे, इस तुलना में वो उससे भी कम है। ये अलग अलग फहरिस्त है। इन बातों का जिक्र शुरुआत में इसलिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति क्या है, वोटर क्या सोचेगा। भारत के भीतर में 2 डाटा हम आपको बताने वाले हैं, एक इलेक्शन से कुछ पहले का यानी 18-19 का और एक आज की स्थिति का। 15 से 29 साल के जो बेरोजगार की स्थिति थी 18-19 में यानी 2 साल पहले, अब हम लोग 20-21 में आकर खड़े हो गए हैं। उस समय भारत में आंकड़ा जो था अनएम्प्लॉयमेंट का 17.3% था। आज कितना है? आज ये बढ़कर लगभग 22% तक हो चला है। बिहार में उस वक्त भी लगभग 30% था, यह बढ़कर लगभग 40% हो गया है। ओवरऑल अगर देखिएगा यानी 15 साल से लेकर 59 साल तक का, तो पूरे देश में 18-19 में 6.2% अनएम्प्लॉयमेंट था और बिहार में 10.5% अनएम्प्लॉयमेंट था। लेकिन आज की तारीख में बिहार, तमिलनाडु और झारखंड के बाद तीसरे नंबर पर खड़ा है 46.6%। इम्पॉसिबल सी चीज है। युवाओं के पास कोई काम दे पाने की स्थिति में कोई नहीं है।
वादों पर मत जाइएगा, मैनिफेस्टो पे मत जाइएगा, भाषणों पे मत जाइएगा। उस फैक्ट को समझिएगा जो गरीब की झोपड़ी के भीतर जब वो सुबह या रात में भोजन बनाने के लिए रसोई घर पहुंचता होगा तो बर्तन हांडे देखकर उसके दिल पर क्या बीतती होगी। युवा जब घर से निकलता होगा मां बाप से नजरें चुराकर और उसको समझ में आ रहा होगा वो ग्रेजुएट हो गया है, उसके जहन में क्या बीतता होगा। जो पहली बार वोटर बना है, इनकी तादाद भी तकरीबन 2.25 लाख है, उन लड़कों के हिस्से में क्या आता होगा। कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है, स्कूल ठप पड़े हैं, एजुकेशन के नाम पर कॉलेज है भी तो वहां पढ़ाई नहीं होती है। और फिर उनके बारे में भी सोचिएगा जो पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए वो शिक्षक के तौर पर हो या प्रोफेसर के तौर पर। स्थितियां सबकी नाजुक है, इसीलिए नीतीश कुमार इस चुनाव में ग्राउंड जीरो पर है और जो ताना बाना बुना जा रहा है उस ताने बाने के चक्र में बुरी तरह फंस चुके हैं और इसको बीजेपी बाखूबी समझती है। उन्होंने प्यादे के तौर पर इसीलिए 2 चीजों को खड़ा किया, एक चिराग पासवान को और दूसरा ग्रुप कुशवाहा का है, ओवैसी का है और बीएसपी का है। ये एक अलग ग्रुप है जो कास्ट कॉम्बिनेशन को बिगाड़े, रिलीजियस तौर पर चीजों को, वोटिंग पैटर्न को जरा सा चेंज करे। लेकिन बिहार में क्या पहली बार एक ऐसा नैरेटिव तय हो रहा है जिस नैरेटिव के अक्स तले बिहार जातीय समीकरण को भुला देगा, या जातीय समीकरण भी पहली बार इतने एग्रेसिव हैं कि वह इस बात को समझ रहे हैं कि इस डेमोक्रेसी में जीना है तो फिर परिस्थितियां बदलनी होंगी क्या। ये एक सवाल है। अब आइए इसके भीतर का असल सवाल, क्योंकि इस बात को लेकर खासतौर से जिक्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी आ जाएं तो सोचिए कि नए प्रोजेक्ट पूरे देश की तुलना में, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे 2006-7 में चले जाइए, सरकारी योजनाएं सिर्फ 3% बिहार में आ पाई और 2020 में वो घटते घटते 0.44% पे आ गई है। यानी सरकारी योजनाएं नहीं आ पाई। प्राइवेट सेक्टर की योजनाएं 2006-7 में सिर्फ 2% थी पूरे देश की तुलना में, आज वह भी घटते घटते 0.18% पे आ गई है। इन्वेस्टमेंट भी गायब है। जो इंडस्ट्रियल आउटपुट होता है जब ये बने थे और जब आज है, दोनों स्थितियों को देखिए। उस समय लगभग 2.5 से 3% था, आज ये 3.2% है सभी सेक्टर का। और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को सिर्फ लीजिएगा तो उस वक्त ये लगभग 2% था, आज ये 2.1% है। लेकिन डेवलपमेंट क्या हुआ है, इंडस्ट्री कौन सी लगी है, सारी चीजें बैठी हुई है। इस आउटपुट का मतलब क्या होता है, इन बातों पर चुनाव देते समय कोई गौर नहीं करेगा। लोग गौर करना चाहेंगे कि दरअसल एक तरफ बुजुर्गियत थी जिसमें लालू यादव जेल में है, जिसमें रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है, जिसमें नीतीश कुमार की उम्र 69 साल है, जिसमें अपने तौर पर सुशील मोदी उनके साथ खड़े हुए 68 साल के हैं, जीतन राम मांझी 76 साल के हैं, तेजस्वी 30-31 साल का, तेज प्रताप उनके भाई 32 साल के, चिराग पासवान 37 साल के, अलग अलग तरीके से अलग अलग, मुकेश सहनी 35 साल के, पुष्पम प्रिया एक नई लड़की मैदान में उतरी है, उसकी उम्र भी अपने तौर पर 28 साल की। ये एक नए तरीके की परिस्थिति, और बिहार क्या वाकई 2020 को नए तरीके से राजनीतिक प्रयोग की दिशा में जा सकता है क्या? जा सकता है। और अगर जा सकता है तो आइए अब इसके उस कास्ट कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए। जातिगत समीकरण में भी नीतीश कुमार कहीं नहीं है, बीजेपी समझ गई है। जातीय तौर पर जब आप कहीं नहीं हैं और मुद्दे जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, रोजगार के मुद्दे होते हैं, इंडस्ट्री, उसमें भी जब आप कहीं नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, नीतीश कुमार चुनाव हार रहे हैं। कितनी सीटों पर टिकेंगे यह बताने की स्थिति हम लोग आएंगे कल के बाद से, जब कल वोटिंग पैटर्न शुरू हो जाएगा, जानकारी मिलने चलेगी। लेकिन उससे पहले एक चीज समझनी चाहिए कि 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी अलग अलग थी, उस समय यादवों के वोट कितने पड़े थे बीजेपी को और कितने आरजेडी और जेडीयू को पड़े थे? यादवों के वोट लगभग 68% पड़े थे, क्लियर कट 68% यादवों के वोट आरजेडी और नीतीश कुमार को पड़े थे। सिर्फ बीजेपी के हिस्से में 12% गए थे। लेकिन यह जिक्र हम 2015 का कर रहे हैं। इस बार क्या होगा, ये 12% भी बचेंगे या नहीं बचेंगे, यह पहला सवाल है। मुस्लिमों के वेट, चूंकि MY समीकरण जो होता है मुस्लिम यादव का, मुस्लिमों के 69% वोट आरजेडी और जेडीयू को 2015 में मिले थे, बीजेपी के हिस्से में 6% आए थे। इस बार ये 6% भी बचेंगे या नहीं बचेंगे? लेकिन इसके काउंटर में जो अपर कास्ट के वोट थे, ऊंची जाति के थे, वो बीजेपी प्लस के हिस्से में 84% आए थे, आरजेडी के पास 9% आए थे।
आरजेडी और जेडीयू, लेकिन इस वक्त अपने तौर पर जो ऊंची जातियों को जो टिकट दिया गया वो कांग्रेस ने बाखूबी दिया है, और कांग्रेस इसीलिए मैदान में उतरी है कि अपर कास्ट के वोट ट्रांसफर हो सके। वो जानती है जिले दर जिले संघर्ष है, जिले दर जिले जातियों का संघर्ष है, कहीं यादव और भूमियार और राजपूत आपस में संघर्ष, हर जगह संघर्ष कर रहे हैं जिले दर जिले। इसका भी जिक्र हम लोग करेंगे सीट वाइज जब इसका करेंगे। लेकिन बिहार में जो कुर्मी का वोट है वो सिर्फ 4% वोट है। उसका वोट बीजेपी को मिला था 18% 2015 में, 71% नीतीश कुमार की वजह से आरजेडी और जेडीयू कॉम्बिनेशन को मिला था। कोयरी यानी कुशवाहा वोट जो था वह बीजेपी को मिला था 28%, आरजेडी नीतीश कुमार को मिला था 31%। कुशवाहा खुद मैदान में थे पार्टी बनाकर, उनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे। इसी तरीके से जो अदर ओबीसी होती है, जो यादवों का जिक्र हमने कर लिया, कुर्मी कोयरी को हटा दीजिए, बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा 43% मिला था, आरजेडी जेडीयू को 35% मिला था। महादलित बीजेपी को उस वक्त भी 30% मिला था। महादलित का निर्माण अपने तौर पर माना जाता है नीतीश कुमार ने किया था, लेकिन महादलित का वोट आरजेडी और जेडीयू को सिर्फ 25% मिल पाया था। और इस पूरे प्रोसेस को जब आप जी रहे हैं, और पासवान का भी हिस्सा सुनेंगे तो सबसे ज्यादा वोट जाहिर है उस समय रामविलास पासवान की एलजेपी थी, उनको मिला था। आरजेडी को 19% वोट मिले थे। आरजेडी का मतलब 2015 में जेडीयू साथ में है, और लेकिन बीजेपी को मिला था 54% क्योंकि रामविलास पासवान साथ में खड़े थे। यह एक स्थिति है। इस स्थिति के अक्स तले अब आइए जरा समझ लीजिए कि आखिर वह कौन सी स्थिति है जिसे हर किसी को जीना है। और अगर 2015 में अब रिशफल चीजें हो गई है, नीतीश कुमार उठ के बीजेपी के साथ चले गए हैं, कांग्रेस और लेफ्ट आरजेडी के साथ आकर खड़ी हुई, ये पूरी परिस्थितियां, दो अलग मोर्चे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आइए इसके भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। और इसके भीतर का अनूठा सच यह है कि यादव और मुस्लिम लगभग 31.3%, इसका कितना परसेंट वोट बीजेपी या नीतीश कुमार को मिलेगा, ये कोई अब कहने की बात नहीं होनी चाहिए, जो वहां पर नजारा आ रहा है और इस देश के भीतर में भी जो मैसेजेस हैं। तो यादव और मुस्लिम 31% अगर एक साथ हैं, तब आइए आप जो अपर कास्ट होती है, अपर कास्ट में ब्राह्मण 5.7%, भूमियार 4.7%, राजपूत 5.2%, कुर्मी 4%, कायस्थ 2%, बनिया 6%, इन सबको मिला दीजिएगा तो लगभग 27.6%। इसका एक भी वोट आरजेडी कांग्रेस को मान लीजिए नहीं मिला, और दूसरी तरफ यादव मुस्लिम का एक भी वोट बीजेपी प्लस को नहीं मिला, तो कौन जीता? पहला राउंड ये हो गया। दूसरा राउंड इसके भीतर आइए, कुशवाहा 8% है, जो कुशवाहा अपने तौर पर खड़े हैं। तेली 3% है, मुसर और दुसाद के बारे में लगभग 2 और 4% है, यानी 17% ये अलग अलग वोट बैंक और उसमें बटा हुआ है जो वहां पर कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। इसके भीतर जब और आप जाएंगे तो इसमें जैसे महादलित की स्थिति है, महादलित और दलित दोनों मिलाइएगा तो लगभग 16% बहुत साफ तौर पर है। इसमें हर तरीके के, इसमें आपको मांझी भी खड़े नजर आएंगे, चिराग भी खड़े नजर आएंगे, सहनी भी खड़े आज नजर आएंगे, जिनको ये वोट अपने तौर पर चाहिए। और इन सब के बीच जब अपर कास्ट के वोट आपने बीजेपी को दे दिए, यादव मुस्लिम के वोट आपने आरजेडी प्लस को दे दिए और इधर दे दिए, तब इसके बाद इस समय कोई दंगे तो हो नहीं रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम में चीज़ें बढ़ जाए कि 82% हिंदू है, 17-18% मुसलमान है, चीज़ें ऐसे बटेंगी नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज चीज़ें बटेंगी, और कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज की स्थिति को जब आप बांटते हैं, यहाँ पर एक जानकारी आपको और दे दे, आप किसी भी हालत में जब हम लोग जिक्र करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सत्ता को ही जिताता है, क्योंकि सत्ता से उसे लाभ मिलता है। अगर आरजेडी सत्ता में होती तो उसके अनुकूल होता, कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में होती तो उसके अनुकूल गीत गाए जा रहे होते, और इस समय ज्यादा एग्रेसिव वे में गाए जाते हैं। इसके 2 उदाहरण हम आपको देते हैं। एक बड़े न्यूज चैनल ने बताया कि लगभग 12% की लोकप्रियता नीतीश कुमार की कम हो गई, लेकिन उसने नीतीश कुमार की सीट कम नहीं की। यह कमाल की चीज है, क्योंकि नीतीश कुमार ही फेस हैं। जब पूरे ग्रुप का नीतीश कुमार फेस है तो जनता दल यूनाइटेड तो नीतीश कुमार के ऊपर ही टिका हुआ होगा। तो 12% उनकी लोकप्रियता कम होती है पिछली बार की तुलना में, लेकिन उनके सीट्स नहीं कम होती हैं। इसी तरीके से एक दूसरा न्यूज चैनल ने उसके बाद किया सर्वे, उसने बड़ा शानदार तरीके से, हम उसका सिर्फ एक हिस्सा आपको बता दें, उसने आपको साइट्स पे मिल जाएगा, उसने सीमांचल का दिखाया कि महागठबंधन 46% वोट ले रहा है,
और बताया एनडीए जो है 28% लेगा, जो अदर्स है वो 22% लेंगे, यानी 46% जो ले रहा है, जाहिर है वो तो कमाल कर देगा। लेकिन 46% चूंकि महागठबंधन है जो विपक्ष में है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें लेफ्ट है, उसको तो जिताना नहीं है। 46 सीमांचल की 24 सीटों में भी उसने सिर्फ 8 से 11 सीट दी, और जिसको 28% वोट मिल रहा है उसको 11 से 15% सीट दी। कमाल की स्थिति है ना। तो उन एनालिसिस पे मत जाइए, उन सर्वे पर मत जाइएगा जो सर्वे दिखाए गए हैं, क्योंकि उसकी जब रेशियो आप निकालना शुरू कीजिएगा तो वो सत्ता को खुश करने के लिए हेडिंग होती है। जब उसके नीचे का मजमून पढ़ना शुरू कीजिएगा तो पता चलेगा कि चीजें उलझन में है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपको बड़े बड़े दृष्टि तरीके से आपको नजर आएगा। चिराग पासवान कहते हैं सत्ता में आया, भ्रष्टाचार की जांच होगी, नीतीश कुमार जेल में होंगे। कल्पना कर सकते हैं यह बात अगर तेजस्वी ने कही होती तो इसका मतलब था बहुत सीधी फाइट है। तेजस्वी ने यह फाइट नहीं दी, फाइट दी चिराग ने। लेकिन चिराग का कहीं शे नहीं है। चिराग क्या करेंगे उसके बाद, इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इधर मिल जाएंगे या उधर मिल जाएंगे, यह भी एक उलझन है। लेकिन निशाने पर कौन है? नीतीश कुमार, क्योंकि जनता दुखी है नीतीश कुमार से। तेजस्वी ने क्या कहा? थक गए हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर थक गए हैं, उम्र भी हो गई है, 15 साल भी सत्ता चला ली है, कुछ नई चीज देने की परिस्थिति में नहीं है, तो कुछ भी कह रहे हैं। यह बात उन्होंने कही, सौम्यता के साथ कही। अपने तरीके से इन दोनों बातों को समझिए। इसका मतलब है कि निशाने पर हर किसी के नीतीश कुमार है। बीजेपी ने भी अपने पोस्टरों से नीतीश कुमार को गायब कर दिया, और चेहरा नीतीश कुमार है या तेजस्वी है। हंग असेंबली होगी या फिर तेजस्वी सीएम होंगे, यहां से अब दूसरा सवाल निकल कर आ रहा है। हंग असेंबली की स्थिति में अपर हैंड बीजेपी का रहेगा, लेकिन हंग असेंबली अगर नहीं हो रही है बिहार में तो फिर इसका मतलब है कि बीजेपी यानी एनडीए चुनाव हार रही है। यह बड़ा क्लियर मैसेज है, इसको कोई छुपा के कहने की स्थिति में नहीं है, और यह रैलियों में बढ़ती हुई भीड़ को देखने की स्थिति नहीं है, बल्कि सूनी पड़ी रसोइयों के भीतर झांकने की स्थिति है। उन लड़कों के बीच बहस में बैठकर उनकी बातों को सुनने की, महसूस करने की स्थिति है कि चीजें बदलेंगे नहीं तो चीजें बदलेंगी भी नहीं। ये मैसेजेस उनके भीतर से निकल कर आ रहा है। कुछ तो बदलाव होना चाहिए, अन्यथा यह स्थिति तो दे पाने की स्थिति में नहीं है। 10 लाख नौकरी कैसे देंगे? ये जाहिर तौर पर यह हवा हवाई है। 19 लाख भी हवा हवाई है, वो 2 करोड़ भी हवा हवाई था, वो 15 लाख भी हवा हवाई था। इस देश के भीतर में इलेक्शन मैनिफेस्टो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप उसको अगर लागू कर दें इस देश में, किसी भी साल का उठा लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी दौर का, किसी भी स्टेट का मैनिफेस्टो उठा, अगर उसको आप लागू कर दें तो इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जनता को जो हक मिले हुए हैं, उन्हीं हकों में से कुछ कुछ चुराकर ये मैनिफेस्टो में लिखते हैं, और सत्ता में आने के बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के राज को लागू नहीं होने देते हैं। यह स्थिति है। मगध, भोजपुर, मिथिलांचल, अंग प्रदेश, सीमांचल, इन तमाम जगहों को अब अगर आप हिस्सों में बांटेंगे तो बिहार का इलेक्शन पहली बार हिस्सों में नहीं बंटकर वो बिहार को एकजुटता के साथ ला रहा है। नेता कौन है, चेहरा कौन है, जिताना किसे है? जी नहीं, उल्टा कर दीजिए। अभी तक चेहरा कौन था, हराना किसे है, आगे उस दिशा में क्या चीजें जाएंगी, किसी को नहीं पता है। लेकिन यह जानकारी है कि यह उम्मीद और विश्वास और भरोसा जो था पहले 15 बरस से नीतीश कुमार के साथ जो जुड़ा हुआ था, वह संयोग से 2020 में आकर टूट गया है। यह एक बहुत विभत्स स्थिति है जनता दल यूनाइटेड के लिए। यह हो सकता है आने वाले वक्त में नीतीश कुमार आपको उसी गठबंधन के साथ मिलकर खड़े हो जाएं जो बीजेपी के विरोध में हो। यह हो सकता है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और जब कोई अपना विस्तार करना चाहता है, कांग्रेस और बीजेपी का एक बेसिक अंतर है। कांग्रेस ने अपने तौर पर क्षत्रपों को साथ लिया, उनको एक स्पेस दिया। बीजेपी ने क्षत्रपों को साथ लिया और क्षत्रपों को खत्म करने की पहल की। यह पंजाब में भी नजर आया, महाराष्ट्र में भी नजर आया, अलग अलग राज्यों में देखते चले जाइए। कभी मौका मिले तो चंद्रशेखर राव से पूछ लीजिएगा किस लिए वो समर्थन कर देते हैं बीजेपी का। वाईएसआर से पूछ लीजिएगा, उनके बेटे जब मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछ राय ले लीजिएगा, तो एक पता चलेगा आपको कि दक्षिण में भी ये हवा लोग को समझ में आने लगी है कि क्षत्रपों को खत्म करने की स्थिति में हिंदू राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है। यह सोच
राजनीतिक मिजाज के साथ कैसे बीजेपी जीती है और इसको अपने कैडर के जरिए कौन सा घोल पिलाती है। सवाल यह है कि जातियों के संघर्ष में अपर कास्ट के सामने मुसीबत है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यह अपर कास्ट का संकट है। शहरीकरण की स्थिति है कि शहरों में लोगों के भीतर सवाल है और अपर कास्ट और शहर के सवाल ही आपको स्क्रीन पर रेंगते हुए नजर आते हैं, जिनकी तादाद इस देश के भीतर में बहुत कम है। और बिहार के भीतर में 2011 के सेंसस में आप कल्पना कीजिए, उस समय शहरीकरण जो था वह सिर्फ 12% था, 11.9%। हम आपसे 2011 का जिक्र कर रहे हैं और 2020 में वही शहरीकरण सिर्फ 11.2 या 9% जो होता था 2011 में, वह बढ़ के सिर्फ 14% तक पहुंचा है। यानी 86% ग्रामीण बिहार में रहता है। 86% के भीतर की गरीबी जो है वह शहरों से भी कई तुलना में बहुत पिछड़ी हुई है और शहर की गरीबी इस देश से कई तुलना में बहुत पीछे पड़ी हुई है। तो आप कल्पना कीजिए कि बिहार को कौन सी उम्मीद चाहिए, कौन सा आस चाहिए। इसीलिए वहां जातीय संघर्ष है, क्योंकि जातीय आधार पर नियुक्तियां, जातीय आधार पर इंस्टीट्यूशन चलाने की ताकतें जो हैं वो जातिगत तौर पर ही पनाह देती है और जातिगत तौर पर ही काउंटर करती है। बिहार के भीतर के हाईकोर्ट में और जिला अदालतों में जितने मामले चल रहे हैं, जातीय संघर्ष के मामले लगभग 27% हैं। जो जमीन के मामले हो, मर्डर के मामले हो या कोई मामले हो, वह लगभग 27% कास्टवार के साथ वो अदालतों तक पहुंचा हुआ। ये इसीलिए कास्ट को बिहार जीता है और कास्ट कैलकुलेशन में पहली बार नीतीश कुमार कहीं नहीं टिक पा रहे हैं, क्योंकि उनके खुद की जो अपनी स्थिति में, जिसका हम कुर्मी जिक्र करें, वह 4% आता है। कुशवाहा का जिक्र करें वो 6.4%, कुशवाहा अपना गुट बनाए हुए हैं। यादवों का जिक्र करें 14.4%, वो आरजेडी के साथ होगा। अब सवाल है कि ईबीसी और महादलित किधर जाएगा। तो ईबीसी और महादलित जब 2015 में पूरे तरीके से नीतीश और आरजेडी के साथ नहीं आ पाया, तो जब नीतीश और आरजेडी अलग अलग हो गए हैं तो ईबीसी और दलित जो है वो कैसे चला जाएगा एक साथ नीतीश के। नीतीश यहां पर चुनाव हारते हुए बहुत साफ तौर पर दिखा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उन स्थितियों को जो बिहार ने जिया है, क्या बिहार जातीय समीकरण में उसको भूल जाएगा या याद रखेगा। 16 जिलों में फ्लड का आना, पटना में जिस तरीके से पानी भर गया था, कोई कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं, यानी डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी हाफ पैंट पहने हुए नजर आ रहे थे, किस तरह वो घर से उनको बचाकर निकाला गया, पानी उनके घर में भर गया था। यानी सिस्टम पूरा फेल है पटना जैसे शहर में, तो बाकी जगहों पर क्या करें। मेडिकल क्राइसिस क्या होता है ये इस दौर ने दिखला दिया। कोई अस्पताल काम कर पाने में सक्षम नहीं है, झूठ फरेब के जरिए टेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब बताया गया। लेकिन आज भी पटना मेडिकल कॉलेज या उससे 5 किलोमीटर की या 7 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा मेडिकल कॉलेज में ही चले जाइए, देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट्स में जाइएगा तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज तो इतना जर्जर है कि जैसे ही जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा कि एम्स वहां पर बन जाएगा, स्थिति नाजुक हो गई। आप जो है उसको भी धराशायी कर चुके हैं। इलेक्शन में क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। एजुकेशन सिस्टम इतना धराशायी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा चुका है। जीएसटी और आईटी जब सबसे कम कैलकुलेशन वहां पर है और इंडस्ट्रीज बिल्कुल है ही नहीं, एग्रीकल्चर लेबर के सामने मुसीबत है। वो सिर्फ मनरेगा के तहत जी रहा है और मर रहा है, उसमें भी उसको एवरेज काम साल में 45 दिन से ज्यादा मिल नहीं पाता है। उसकी हथेली पर प्रतिदिन के हिसाब से साल में 18 रुपए से ज्यादा हो नहीं पाता है। बिहार किस दिशा में जिएगा? इन 71 सीटों का जिसपे चुनाव की वोटिंग कल होने वाली है, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। लेकिन एक आखिरी बात जो जानकारी के तौर पर, बिहार जातीय समीकरण को तोड़े या ना तोड़े, नीतीश के प्रतिकूल परिस्थिति है। बिहार अगर मुद्दों के आश्रय चीजों को जीने लगा तो बीजेपी के प्रतिकूल स्थिति है। बिहार अगर बदलाव की दृष्टि से चीजों को देखने लगा तब एनडीए हार रहा है। अब इसके उल्टे चलिए, बिहार अगर उन पुराने 15 सालों को याद करेगा जब लालू यादव थे, तो तेजस्वी के लिए मुश्किल होगी। अगर बिहार फिर से याद करेगा कि उस दौर में किस तरीके से अपराध होता था, साधु यादव निकलते थे, क्या क्या होता था, तो फिर तेजस्वी के लिए मुश्किल है। बिहार अगर इस बात को याद करेगा कि कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं, बैठ जाइए, जो है सो रहने दीजिए, तो फिर तेजस्वी को कोई फायदा नहीं। लेकिन बिहार का दिमाग सक्रिय चुनाव के वक्त हो जाता है। तो आपसे कल मिलेंगे 71 सीटों के साथ, एक एक सीट की जानकारी देंगे।